हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर फाइनली हम लोग का कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ नया सीखा। अगर जिस भाई बहन ने ना पढ़ा हो फर्स्ट चैप्टर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है सारा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण को स्टडी करेंगे, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार करेंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? तो इसमें बताया गया है कि आपने पिछली कक्षा में अवश्य पढ़ा होगा कि अगर कोई पदार्थ खट्टा है, मीठा है, कड़वा है तो उसमें अम्ल होता है कि क्षार होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछली कक्षा में पढ़े हैं। तो उपचार बताते समय आप किन गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? जब आपके परिवार का कोई सदस्य अम्लता के कारण पीड़ित हो जाएगा तो यहाँ कहा गया है उसको आप क्या सुझाव देंगे? यदि याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच कर ली थी। अब तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनको देख के ही इंसान बता सकता है कि ये खट्टी हैं, ये कड़वी हैं। अगर करेले को कोई कड़वा कहे तभी थोड़ी ना पता चलता है, उसे सब जानते हैं कड़वा होता है। अगर इमली को मीठा थोड़ी ना कोई कहेगा, सब जानते हैं इमली खट्टी होती है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि कैसे हमें बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जाँच की जाएगी, और बिना जांचे ही हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या कड़वा है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस तो जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, जो अम्ल होते हैं इसका स्वाद खट्टा होता है, ये आप सब लोगों को पता होगा बच्चों, ठीक है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसीलिए यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और जबकि क्षार में देखिए क्या होता है, तो क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, इसीलिए यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसीलिए यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, इसीलिए यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो नोट करते रहिए। अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो कमेंट करिए, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लिटमस का एक प्रकृति सूचक होता है, जो लिटमस होता है एक प्रकृति सूचक होता है। अगर एग्ज़ाम में आ गया लिटमस क्या होता है तो आप लोग बता सकते हैं कि लिटमस एक प्रकृति सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। तो हल्दी अगर आ गया कि हल्दी क्या है, तो इसमें आप कह सकते हैं हल्दी एक प्रकृति सूचक है, हल्दी प्रकृति सूचक है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है? ये तो सब लोग देखे होंगे कि अगर सब्जी का रंग कपड़े पे गिर गया है तो अगर साबुन से रगड़ा जा रहा है तो वो भूरा और लाल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात फिर वह पीले रंग का हो जाता है। तो अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मिथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थलीन का भी उपयोग किया जाता है। तो अम्ल एवं क्षार की यहाँ जांच के लिए यहाँ 2 सूचक का उपयोग किया जाता है। तो इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम लोग चैप्टर 2 का
अध्ययन कर रहे हैं इसमें हम अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, हम जानेंगे आज कि अम्ल एवं क्षारक के हमारे जीवन में क्या प्रयोग हैं। दैनिक जीवन में हम कैसे अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। तो अगर एग्जाम में आ गया लिटमस विलयन क्या होता है तो आप लिख सकते हैं लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। ओके, जो थैलोफाइटा समूह के लोचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तो यह बैंगनी रंग का होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिटमस अगर आ गया लिटमस पेपर जब ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है तो वो किस रंग का होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि आपने यहाँ पढ़ा है कि यह बैंगनी रंग का होता है। तो ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर ध्यान देते रहिए। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिनिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। तो यहाँ जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं इनकी उपस्थिति अम्ल एवं क्षार को सूचित करती हैं कि ये अम्ल हैं और ये क्षार हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी सूचक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए 2.1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। ओके, तो प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक को कैसे यूज़ किया जाता है लैब के अंदर। तो क्रियाकलाप 2.1 का पहला, विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH के नमूने एकत्र कीजिए। तो कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि मैम जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बताइए। तो आप ये बेटा नोट कर सकते हो कि कहीं भी आपको, अब आप साइंस लिए हो तो आप कोई भी आपसे पूछ सकता है। बेसिक नॉलेज में ही पूछने वाले जिनको पूछना रहता है वो बहुत कुछ पूछ सकते हैं। कि कोई पूछ लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ और आप नहीं बता पाए। ठीक है, तो अब ये सब फॉर्मूले कॉमन हैं जो अब हम हर जगह आएंगे, इसलिए आप लोग इसको सब याद कर लीजिए। ओके, कोई पूछ लिया आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, कोई पूछ भी लिया क्या मतलब खुद की स्टडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप इसको नोट करके याद कर लें। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल कहीं आ गया तो आपको पता ही नहीं है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग क्या जानेंगे, इसलिए आप लोग इसको यहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, उस टाइम भी मैंने बताया था कि जब बुक में आएगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में रखिए। तो जितने ये मतलब विलयन दिए गए हैं इसमें दिया गया है, इसमें से कोई एक लेके वॉच ग्लास में एक बूंद डालिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों की जांच कीजिए। 2.1 के अनुसार जैसे ये देखो है विलयन का नमूना, लॉर्ड लिटमस विलयन, लीला लिटमस विलयन, मतलब इन सब के यहाँ जितने एसिड दिए गए हैं इन सब के अकॉर्डिंग जो ये सारणी है इसको कैसे सॉल्व होगा यहाँ ये बताया गया है। ओके, तो जब यहाँ विलयन का नमूना लिया जाएगा, लॉर्ड लिटमस लिया जाए, विलयन का
विलेयन का जब नमूना लिया जाएगा तो लाल लिटमस में क्या इफ़ेक्ट होता है, नीले लिटमस में क्या इफ़ेक्ट होता है, फिनोल्फ्थलीन में क्या इफ़ेक्ट होता है, मिथिल ऑरेंज, इन सब के विलियन में क्या चेंज आता है, यही हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। तो जब इन विलयन को लिया जाएगा तो हम लोग को ये पता चलेगा कि रंग में जब परिवर्तन होगा तब हम लोग को पता चलेगा कि यह अम्ल है कि क्षारक है। ओके, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो फिर से चलिए रिपीट कर देती हूँ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ गंधीय सूचक आप लोग को हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि अगर आ गया गंधीय सूचक किसे कहते हैं, तो आप लोग बिना मतलब कंफ्यूज हुए ही कह देंगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो उन्हें बोलते हैं गंधीय सूचक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्रियाकलाप 2.2 की ओर। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। एक बारीक कटी हुई प्याज ले लीजिए तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक की थैली में डाल दीजिए। थैली को कस कर बांध लीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है, अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें 2 टुकड़े लीजिए एवं उसकी गंध की जांच कीजिए। उन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक पे तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें एवं दूसरे पर तनु NaOH की बूंदें डालिए। दोनों टुकड़े को जल से धोकर उनकी गंध को पुनः जांचिए। अब ये सब चीज़ तो आपके स्कूल्स में हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ HCl आपको मिल जाएगा, NaOH भी मिल जाएगा, मगर यहाँ नहीं हो सकता। ओके, तो बस आप लोग इसको जाने रहिए, समझे रहिए। अगर इस कोरोना काल जब ख़त्म होगा, आपका विद्यालय खुलेगा एक निश्चित समय पे पुनः, तो आप लोग को ये सब वहाँ करके बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग भी पढ़े थे तो हम लोग को भी करके बताया गया था और आप लोगों को भी करके बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। आपने अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परखनली में तनु HCl विलयन तथा दूसरी में NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उन्हें हिला दीजिए। उसमें गंध को पुनः जांच लीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इस प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कीजिए और अपने प्रेक्षणों को दर्ज कीजिए। कुछ मतलब ये है, यहाँ आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप खुद उसको जांचिए, परखिए कि क्या चेंज आ रहा है, तभी आप एक सक्षम तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, तभी आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट माना जाएगा। ओके, तो आपके प्रेक्षण के आधार पर वनीला प्याज एवं लौंग के तेल में कैसी गंध सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो जो मतलब यहाँ है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसमें जो स्मेल आई तो वो आपने किस तरह उपयोग किया। ओके, वही यहाँ बताया गया है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक के गुणों को हम लोग समझने के लिए एक क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है जो 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक तन धातु के साथ
कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो चित्र 2.1, तो पहले हम लोग देखते हैं चित्र 2.1। ये है हम लोग का चित्र 2.1। तो यहाँ देखो एक परख नली को स्टैंड से बांधा गया है और दूसरी तरफ दूसरी तरफ दिखाया गया है एक साबुन का विलयन लिया गया है, उसके ऊपर मोमबत्ती रखी गई है। चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या चेंज इसमें दिखाया गया है। तो चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कर लीजिए। तो ये जो चित्र है इसी के अनुसार आप उपकरण लेके व्यवस्थित कर लीजिए। तो एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए इसमें, एवं दानेदार जिंक के टुकड़े लीजिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखेंगे, तो ये जो यहाँ पे ये है इसको बोलते हैं परख नली, इसको बोलते हैं स्टैंड। ओके, तो वही बताया गया है यहाँ पे कि दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखेंगे, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ जो विलयन दिखाया गया है यहाँ बुलबुले निकल रहे हैं। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएं। जो गैस से बुलबुला निकल रहा है बताया गया है कि वहाँ आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं। तो आप क्या प्रेक्षण करते हैं, जब आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो वहाँ आपको क्या दिखाई देता है, तो कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3 एवं H3CH3COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोहराएं। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न, फिर आप लोग देखें। ठीक है, तो यहाँ एक परख नली ली गई है जिसको स्टैंड से मतलब पकड़ा गया है। तो इस परख नली में तनु सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और दानेदार जिंक के टुकड़े लिए गए हैं। जब दोनों डाला गया है तो इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल गए हैं। इसको ऊपर से बंद करके एक नली लगा दी गई है और जिसमें साबुन का विलयन डाला गया है। और साबुन के विलयन में डालने पर तो जो विलयन से होते हुए नली गुजर रही है उसमें हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले निकल रहे हैं और एक मोमबत्ती जलाकर उसको बुलबुले के पास ले जाया जा रहा है। ठीक है, आशा है कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। तो मोमबत्ती के पास जब बुलबुले ले जाए जा रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन गैस की जांच की जा रही है। ओके, बस यही दिखाया गया है इस क्रियाकलाप के अंदर कि दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे की जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है। हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है कि अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। तो लवण किसे कहते हैं, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अम्ल को जब धातु से मिलाया जाता है लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? अगर यहाँ आ गया कि आपने जिन धातु का परीक्षण किया तो क्या आप उसका समीकरण लिख सकते हैं? तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आपको इतना अच्छा बताया गया है कि आप उस समीकरण को शो कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्रियाकलाप 2.4 की तरफ। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 कुल ये है एक परख नली जिसको स्टैंड से बंद कर दिया गया है। ऊपर कार्क का ढक्कन लगा दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है और इसमें सोडियम कार्बोनेट के छोटे छोटे टुकड़े डाले गए हैं एक परख नली को लेके। तो इसमें जो निकासित नली लगाई गई है उस परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया मैंने बताई इसको इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है जिसका समीकरण ये है। ठीक है,
जो हम लोग ये वाला पढ़े हैं क्रियाकलाप 2.2 जो चित्र में लिखा है उसको इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो कमेंट करें, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अम्ल और क्षार कैसे परस्पर अभिक्रिया करते हैं। परखनली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए। एक परखनली लीजिए, उसमें 2 ml NaOH का घोल लीजिए। उसमें 2 बूंद फिनोल्फ्थलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है? इस विलयन में एक बूंद तनु HCl मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थलीन का रंग क्यों बदल गया? क्या उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाएं? क्या फिनोल्फ्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? उपयुक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिखिए। तो यहाँ है कि अम्ल के द्वारा क्षारक का जो प्रभाव होता है वो क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो मेन आप लोग पढ़ रहे हैं अम्ल एवं क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया कैसे, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो ठीक है, तो अब ये यहाँ बस ये इम्पॉर्टेंट है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके उदासीनीकरण की अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि उदासीनी अभिक्रिया क्या है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परमाणु स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनी अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं। जब क्षारक और अम्ल मिलता है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की अभिक्रिया को आप लोग जब आता है बच्चों एग्जाम्पल के सहित आता है, तो आप लोग पहले इतना नोट करेंगे, फिर ये नोट करेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल है NaOH ट्वाइस को जब HCl। NaOH ट्वाइस क्या है? ये NaOH क्या है? एक क्षारक है। HCl क्या है? अम्ल है। जब इन दोनों को अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ देखो लवण बनता है लिखा है, तो यहाँ भी देखो NaCl क्या है? एक लवण बन रहा है और H2O जल का निर्माण हो रहा है। तो यह अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ये उदासीनी अभिक्रिया क्यों है? तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परमाणु स्वरूप लवण और जल बन रहा है, इसीलिए यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो आप लोगों को उदासीनीकरण अभिक्रिया तो पूरा मतलब अच्छे से तैयार हो गया होगा, यही उम्मीद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाता है एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर सेकेंड और क्लोराइड बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य प्रक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं। तो धातु ऑक्साइड और जब अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है उसको धातु ऑक्साइड प्लस जल से जब अभिक्रिया होती है तो जल लवण और जल बनता है। तो जब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए कि क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करता है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो अब हम लोग का चैप्टर समाप्त। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानना शुरू करते हैं कि अम्ल एवं क्षारक
कि विलयन जो होते हैं वो कितने प्रबल होते हैं। तो हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम करने तथा तनुता को बढ़ाने तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितने प्रबल हैं? जिनको जानने के लिए हम सूत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है जिसे pH स्केल कहते हैं। इसे pH में P सूचक है। पुष्पांश जो एक जर्मनी शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल के सामान्यतः 0 से 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो है pH स्केल। एग्ज़ाम में आता है कि pH स्केल क्या होती है, तो जानिए pH स्केल क्या होती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित होता है। जब किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है, तो जो स्केल विकसित होता है उसे कहते हैं pH स्केल। ओके, तो इसे pH में P से मतलब pH से प्रेजेंट करते हैं। इसका सूचक होता है P। यही यहाँ मेन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो जो pH है उसको pH स्केल में से सामान्यतः 0 मतलब 0 जब उसमें दर्शाया जाता है तो अधिक अम्लता होती है, से 14 में pH की सांद्रता अधिक क्षारीय होती है तक pH ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर pH का मान निकाला जाएगा तो वो 0 से 17 तक होता है। 0 पे अधिक अम्लता दिखाई जाती है और 14 जब होता है लास्ट डिजिट तो अधिक सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। तो साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में लिखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका pH उतना कम होता है। किसी भी उदासीन विलयन में pH का मान 7 होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। किसी भी उदासीन विलयन में pH का जो मान होता है वो 7 होता है। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि pH का मान 7 तक बढ़ जाता है तो वह विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ जाती है। सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक अंत प्रारंभिक पेपर द्वारा दर्शाया जाता है। तो pH स्केल क्या है और ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको ध्यान में रखे रहिए। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ क्रियाकलाप 2.11 दी गई सारणी 2.2 में विलयन के pH मानों की जांच कीजिए। अपने प्रेक्षण के लिए प्रेक्षणों को लिखिए। प्रत्येक प्रेक्षणों के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति क्या है। तो यहाँ विलयन में का pH ज्ञात होगा और उसका पदार्थ की प्रकृति को दिखाना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो अम्ल और तथा क्षार की जो शक्ति है विलयन में वो हाइड्रोजन प्लस आयन तथा OH- आयन द्वारा
द्वारा प्रेजेंट की जाती है और यह उसके आयनों पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक अथवा एसिटिक एसिड जैसे 1 मोलर विलयन लिए तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न होने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? तो चलिए देखते हैं कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है। जो pH होता है इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। तो क्या पौधे एवं पशु में pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? चलिए हम लोग जान लें कि जो पौधे और पशु होते हैं, पौधे जो हमारे वातावरण में और पशु होते हैं वो pH के प्रति संवेदनशील होते हैं या नहीं। तो हमारा pH 7.0 से 7.8 pH पारस के बीच कार्य करता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 pH पारस के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकरणीय pH पारस में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित हो जाता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन में ये भी आता है कि नदी के जल का pH कब कम हो जाता है। तो ठीक है, तो आप बता सकते हैं अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन होती है। जो जल का pH कम हो जाता है तो वहाँ जलीय जीव के लिए वो काफ़ी हानिकारक होता है। तो आपके बगीचे की मिट्टी का pH, चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे घर के जो बगीचे होते हैं, हर जगह के जो बगीचे होते हैं उसका pH क्या होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH पारस की आवश्यकता होती है। किसी पौधों के स्वस्थ विकास के लिए pH को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए। अगर आपको किसी बगीचे का pH ज्ञात करना है तो ये नहीं कि आप एक ही जगह की मिट्टी लें, आपको दूर दूर पर कहीं इधर उधर की मिट्टियाँ उसी बगीचे की लेके उसका pH ज्ञात करके देखना चाहिए कि सभी हमारी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, सब जगह की मिट्टी उपजाऊ है कि कहीं एक जगह की मिट्टी उपजाऊ है। तो हमारे पाचन तंत्र का pH यह अत्यंत रोचक है कि हमारा रोधक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाता है, बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपाचक की उपस्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीएसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एसिटिक अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि हमारे पाचन तंत्र का pH। अब है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो ये भी जान लीजिए कि pH के परिवर्तन के कारण दांतों का क्षय होता है। मुंह का pH का मान 5.5 से कम होने से दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसी वजह से दांतों में pH का भी प्रभाव पड़ता है। अब है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। डंक मारने पर अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मैथाइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन व दर्द होता है। तो जब मधुमक्खी काटती है तो वो
एक अम्ल को बॉडी में छोड़ जाती है जिसका नाम है मैथेनाइक, जिसके कारण बॉडी में जलन और दर्द का अनुभव होता है। वैसे बहुत लोगों को इसको मधुमक्खी काटी होगी तो उनको उसका अनुभव हुआ ही होगा। ठीक है, तो हम लोग जाने कि जैसे सिरका है, उसमें कौन सा सिरका है, उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरके में ये बहुत आता है एग्ज़ाम पे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कि जैसे सिरका है इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, संतरा है साइट्रिक एसिड, इमली में टाइट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड और खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, खट्टा दूध मतलब दही। ठीक है, नींबू में सिट्रिक एसिड, चींटी का डंक मैथेनिक एसिड और नेटल का डंक मैथाइक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, संतरे में, इमली में, टमाटर में, खट्टा दूध मतलब दही, नींबू, चींटी का डंक और मधुमक्खी काटने से कौन सा एसिड होता है इसमें। तो आप लोग इसको अगर पढ़े रहेंगे तो अच्छे से बता सकते हैं। नेक्स्ट है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अभी तक हम लोग अम्ल की जानकारी लिए और क्षार की, अब हम लोग लवण की जानकारी लेंगे कि इसके गुणधर्म और इसका उपयोग क्या है। तो ठीक है, तो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय होते हैं। साधारण नमक में रसायन, साधारण नमक भी आप जान लीजिए एक प्रकार का लवण ही है। तो क्या आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा कि यह एक उदासीनीकरण लवण है। तो वही कुल मिला के लवण भी एक प्रकार का मतलब साधारण नमक जो होता है वो लवण होता है। तो साधारण नमक रासायनों का कच्चा पदार्थ, तो इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक होता है जो उसको मतलब कई पदार्थ होते हैं उसके, जैसे कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखें कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाह प्रवाहित करने पर यह एक वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रकार को क्लोर छाल प्रक्रिया कहते हैं। तो क्योंकि इससे निर्मित उत्पादन क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। तो नीचे देखिए यहाँ समीकरण दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन है, जब दोनों को अभिक्रिया कराई गई तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बना और क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया है और वही यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अब हम जानेंगे विरंजक चूर्ण क्या होता है। विरंजक चूर्ण भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपको नोट्स मतलब प्रोवाइड कराई जाएगी, तब तक मतलब कोई चैप्टर शुरू करने से पहले उसमें जितना है वो उतना पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि कुल मिला के हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि विरंजक चूर्ण होता क्या है। तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा चूना, जिसका सूत्र है CaOH ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। इसका वास्तविक संगठन ये है, तो ये इसका फॉर्मूला है। विरंजक चूर्ण का उपयोग देख लीजिए।
वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन के विरंजकों के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में कपड़े साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है रासायनिक उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपचारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। थर्ड है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग जाने बेकिंग सोडा। ये भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा क्या है, ये कैसे बनता है, वैसे आप लोग को इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, फिर इसके बाद आपको नोट्स में भी मतलब बताऊँगी, समझाऊँगी कि अगर बेकिंग सोडा का निर्माण एग्ज़ाम में आए, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। वो नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है। ये तो सबको पता है, क्योंकि आजकल बेकिंग सोडा का यूज़ भी बहुत हो गया है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की में शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ देखिए अभिक्रिया करके दर्शाया गया है। ठीक है। तो अब हम लोग का चैप्टर यहीं समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभ्यास को तो हम लोग अपने थर्ड वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो सेकंड वीडियो हम लोग का आएगा, उसमें जैसे कि क्वेश्चन में आता है अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोजन कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, उदासीनीकरण क्या है। तो ये सब भी एग्ज़ाम में आता है। यही नहीं कि जो क्वेश्चन है वो आए, ये सब भी एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में उसमें जो इम्पोर्टेंट है एक ही वीडियो में आपका सब क्लियर करा दिया जाएगा, और फिर एक वीडियो में जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करा दी जाएगा आपको सारा। ओके। अगर इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको इससे जुड़ी और कोई जानकारी लेनी हो या कुछ आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।